मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल विकेटी एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का 5वां भाग पढ़ने वाले हैं, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। ठीक है, हमने इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के विषय में जाना था और उसमें कैसे कैसे लोग नियोजित हैं ये जाना था, कहाँ कहाँ लोग नियोजित हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, ये हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे कि लोगों को किस प्रकार ज़्यादा रोजगार में लाया जाए, कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, आज हम ये जानेंगे। तो इसको अच्छे ढंग से समझने का कोशिश कीजिए और मैं आपको इसमें पूरी मदद करूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे वाले हैं अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। अतिरिक्त रोजगार अर्थात अतिरिक्त मतलब और, रोजगार मतलब नौकरी या फिर काम का सृजन मतलब कैसे उत्पन्न किया जाए। ये क्वेश्चन है हम लोग का आज का टॉपिक का। तो हम लोग कैसे रोजगार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण लेंगे हम लोग लक्ष्मी का। लक्ष्मी आपकी पुस्तक में कहानी दिया गया है लक्ष्मी का, जो एक छोटी किसान है। छोटा किसान बोलते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम का ज़मीन होता है, उसको छोटा किसान कहा जाता है। तो लक्ष्मी जो है छोटा किसान है। ठीक है, तो उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि असिंचित है। असिंचित मतलब जो कि सिंचाई का सुविधा वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सिंचाई का सुविधा नहीं है तो अब वो कैसे रोजगार उत्पन्न हो, वहाँ कैसे अपना रोजगार उत्पन्न करके कैसे वो अपना ज़्यादा कमाई बढ़ा सकती है। तो इसके लिए अब देखते हैं क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपाय देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला उपाय देखेंगे कुएं के निर्माण के लिए ऋण। क्या हो सकता है, कुएं के निर्माण के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर दे, ऋण का व्यवस्था कर। ऋण यानी कि उधारी। तो सरकार क्या कर दे, कुएं के निर्माण के लिए ऋण का व्यवस्था कर दे। अगर कुआं अगर बन जाता है तो वो अच्छा से सिंचाई कर पाएगी। अच्छा सिंचाई से अच्छा पैदावार होगा, पैदावार अच्छा होगा तो वो बाजार में अपने वस्तुओं को बेच पाएगी। ठीक है, ये हो सकता है। और उसके बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है सिंचाई के लिए बांध का निर्माण हो सकता है। सिंचाई के लिए बांध का निर्माण होने से क्या होगा, बांध अगर बनने से गांव में नहर के द्वारा सिंचाई का सुविधा गांव गांव तक पहुंचेगा। गांव गांव तक सिंचाई का सुविधा हो जाएगा तो भी अच्छा फसल होगा। अच्छा फसल होगा तो वो उसको भंडारण करके समय समय पर बेच पाएगी, अच्छा मुनाफा कमा पाएगी। मुनाफा होने से और अधिक कुछ काम किया जा सकता है। कहा जाता है ना, पैसा ही पैसे को उत्पन्न करता है। तो जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वो अधिक कमाने लगेंगे तो व्यापार के और सारे रास्ते खुलते जाएंगे, तो उससे रोजगार उत्पन्न होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी से और एक एग्जाम्पल आता है कि परिवहन बढ़ेगा। जैसे ही लोगों का उत्पादन बढ़ेगा क्या होगा, इस बांध सबसे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से फिर उसको बेचने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, उसके लिए परिवहन चाहिए। उत्पादन ज़्यादा है तो उससे भंडारण होगा। भंडारण क्योंकि अब इतना उत्पादन है तो रखेगा कहाँ, उसको जमा करके रखेगा। तो जमा करने का व्यवस्था जो है वो भंडारण है। और जमा करके एक ही दिन में तो सब नहीं बेच देगा, वो धीरे धीरे बिकेगा, या फिर उसको कहीं और बेचने जाना होगा, मंडी में बेचना होगा या फिर बाजार में जाके बेचना होगा। जहाँ भी जाके बेचना होगा उसके लिए परिवहन तो चाहिए। तो परिवहन से या तो खुद का परिवहन किया तो खुद गाड़ी खरीदता है तो एक नया रोजगार बना, या फिर किसी और को भी रोजगार मिल सकता है। जो खाली बैठा था अब गाड़ी खरीद सकता है, गाड़ी से सामान पहुँचाने का काम कर सकता है। ठीक है, सस्ते कृषि साख की व्यवस्था। कृषि साख का व्यवस्था हो जाएगा तो जैसे बीज खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए और भी बहुत सारा सामान है, वो सब कृषि से संबंधित जितने भी उसके मददगार वस्तुएं हैं वो सब खरीद करके अपना कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से ये सब रोजगार उत्पन्न हो सकता है। शीत भंडारण गृह। शीत भंडारण गृह क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज हाउस आप अच्छा से जानते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज हाउस में क्या होता है कि
जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ या फिर ऐसे वस्तुएं जो जल्दी सड़ जाती है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने से वो ज़्यादा लंबे समय तक जमा रखा जा सकता है। जैसे आलू को की मैंने बात की, आलू को आप देख, जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसको वहाँ रख दिया जाता है, धीरे धीरे उसको बाजार में बेचा जाता है। देखे होंगे पुराना आलू कितना दिन तक बेचते रहता है, फिर नया आलू आता है, उसको जमा होता है, वो धीरे धीरे बाजार में बेचने के लिए निकलता है। तो वो क्या है, कहाँ रखा जाता है, वो शीत भंडारण गृह में रखा जाता है। ठीक है, इसी को कोल्ड स्टोरेज हाउस बोलते हैं। अब ये सब रहेगा तो ज़्यादा उत्पाद जमा है, अब उसको उसके लिए सरकार अगर बाजार की व्यवस्था कर दे, बाजार उसको गांव में मिल जाए या आसपास के शहरों में गांव बाजार की व्यवस्था हो जाएगा, बाजार का व्यवस्था होने से वो वस्तुओं को बाजार में बेच पाएगी। तो ये सब क्या है, रोजगार बढ़ाने के उपाय हैं। फिर शहद संग्रह केंद्र की व्यवस्था, लोगों के पास ज़मीन है, अब वो अपना मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, बहुत सारा और काम कर सकते हैं। इन सब से क्या होगा कि रोजगार खुद ब खुद उत्पन्न होगा। तो सरकार अगर थोड़ा बहुत मदद करते चले जाए तो रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसके पास जो असिंचित जमीन है उससे बहुत सारा तरीके से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है या बहुत सारा नया व्यापार किया जा सकता है, जिससे नया रोजगार उत्पन्न होगा। तो हमारा प्रश्न यही था, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तो सिंपल सा है, अतिरिक्त रोजगार कैसे उत्पन्न हो। तो रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय मैंने यहाँ पर आपको बताए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग में 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं, जिसमें से 51% जो है विद्यालय जाते हैं और शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक और रोजगार उत्पन्न का तरीका बताया गया है कि अगर मान लीजिए ये बच्चे जो हैं 51% जो विद्यालय जाते हैं और 49% विद्यालय नहीं जाते हैं, और यहाँ पर जैसे 60% बच्चे हैं तो 60% में कितना 9% बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो अब ये 9% बच्चे जो हैं ये भी अगर विद्यालय जाने लगेंगे तो क्या होगा, बच्चे ज़्यादा विद्यालय जाएंगे तो भवन भी ज़्यादा चाहिए, नया बिल्डिंग बनेगा, उससे भी रोजगार उत्पन्न होगा। ठेकेदार लोग होते हैं ना, वो भी तो अपना रोजगार बनाते हैं, या गांव के लोगों को काम मिल जाएगा, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने में मजदूर का काम कर सकते हैं, या बहुत सारा काम मिलता है। बिल्डिंग गाँव में बनता है तो देखेंगे बहुत सारा मजदूर काम करने लगता है, तो काम कहाँ से आया, वहीं से आया। ठीक है, तो अधिक भवन बनेगा, फिर अधिक भवन है, ज़्यादा बच्चे हैं तो अधिक अध्यापक चाहिए, फिर से रोजगार उत्पन्न होगा, और भवन चाहिए, फिर विद्यालय संचालन के लिए और कर्मचारी भी चाहिए, तो वो सब चाहिए होगा। तो बोलते हैं एक काम शुरू होता है उससे संबंधित बहुत सारा काम शुरू हो जाता है, बस काम शुरू होने की ज़रूरत है। तो ये अगर सारे बच्चे विद्यालय जाने लगेंगे तो ये सब सुविधा आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा, हॉस्पिटल बनने लगेगा, गांव-गांव में छोटा PHC बनने लगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब वो सब बनने लगे, तो ज़्यादा नर्स लोग वहाँ काम करने लगेगी, हॉस्पिटल सब ज़्यादा बनने से ज़्यादा वहाँ पे कर्मचारी आने लगेंगे। उसी प्रकार अगर पर्यटन यानी घूमने फिरने, जब बाहर से लोग आते हैं ना, कोई जगह देखने आते हैं, इसको पर्यटन कहा जाता है। तो पर्यटन में क्या होता है, पर्यटन अगर बढ़ेगा, जैसे हम लोग झारखंड में, तो झारखंड में बहुत सारा हरी हरी वादियाँ हैं, सुनहरे जंगल हैं, अच्छे जंगल हैं, हरी हरी मतलब प्राकृतिक वनस्पति है यहाँ पर, जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। तो यही जब घूमने लोग आते हैं इसको पर्यटन कहा जाता है। तो झारखंड में पर्यटन की बहुत सारी संभावना है, और भारत में भी बहुत, कश्मीर हम लोग घूमने जाते हैं। कश्मीर क्यों प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं। तो पर्यटन मतलब घूमने फिरने को बढ़ावा देना, तो वो होगा तो उससे भी रोजगार बढ़ता है। गाइड बनते हैं, या कहीं पर घूमने आए तो बगल में दुकान खुल जाता है, बहुत सारा काम होता है। देखे होंगे जितना भी घूमने वाला जगह सब है, हिल स्टेशन सब में बहुत सारा दुकान रहता है। तो पर्यटन विकसित होगा तो रोजगार भी विकसित होगा। ठीक है, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, कुछ कुछ बनाने का काम होता है, हथकरघा उद्योग सब बोलते हैं, कोई टोकरी बनाता है, कोई सिलाई करता है, कोई शर्ट बनाना है, कपड़ा सिलता है, बहुत सारा वस्तु बनाता है। तो ये सब क्या है, शिल्प उद्योग है। उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब अगर विकसित हो, जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुआ है। अगर ये बढ़ता है तो क्या होगा, ये सब के लिए अगर सरकारी सहायता करता है तो क्या हो सकता है। देखिए, योजना आयोग के अनुसार उपयुक्त उपायों से शिक्षा के क्षेत्र में 20, ठीक है, 20 यानी 20 लाख तथा
पर्यटन के क्षेत्र में 35 लाख अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकता है। अगर ये सब उपाय किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख और पर्यटन के क्षेत्र में 35 लाख रोजगार पैदा हो सकता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सकता है। यार इसको रोजगार में सिर्फ ये नहीं लेंगे कि सिर्फ नौकरी, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। जब खुद से भी काम करने लग जाए आदमी, उसको भी रोजगार समझेंगे, स्वरोजगार बोलेंगे। जो अपना काम खुद करता है, ठीक है, वो उसको स्वरोजगार कहा जाता है। तो स्वरोजगार भी उत्पन्न हो सकता है इन सब उपायों से। अब हम जानेंगे सरकार ने नौकरी के लिए या लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों के पालन पोषण के लिए एक योजना लाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्या है वो? नरेगा या मनरेगा, इसको हम लोग बोलते हैं। मनरेगा के बारे में आपने सुना ही होगा, गांव-गांव में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अब हम जानेंगे नरेगा है क्या, ठीक है। तो नरेगा क्या है, इसका नाम देख लीजिए, नरेगा, इसको ही मनरेगा भी कहा जाता है। तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? N फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चरल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी, A फॉर एक्ट, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये कब बना है? ये 2005 में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए M लगा हुआ है, मैं इसको मनरेगा भी बोल रहा हूँ। तो मनरेगा क्या है? देखिए ये जो नरेगा है ये अधिनियम बना था 2005 में, ठीक है। 2005 में अधिनियम बना है कि नियम ऐसा करेंगे, लेकिन काम कब शुरू हुआ था? काम हुआ था 2006 में शुरू। कब हुआ था? 2006 में शुरू हुआ था। ये शुरू में 200 जिलों में शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे तो ये 2008 तक पूरे भारत में लगभग शुरू हो गया था, ठीक है। और 2009 में इसमें इसका गांधी जी का जो जन्मदिन था 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसमें ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया? महात्मा गांधी। या इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल के पहले क्या जोड़ दिया गया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बस M से महात्मा जुट गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी पहले जुट गया। ये कब जुटा है? 2 अक्टूबर 2009 को। तो इसमें क्या होता है? इसमें काम का अधिकार दिया गया है। जितने भी गांव के ग्रामीण हैं उनको काम का अधिकार दिया गया है। उसमें क्या है? उसके ये जो कानून बना है इसके अंतर्गत जो भी काम करने में सक्षम, जितने भी ग्रामीण हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, जो भी काम करने में सक्षम है, जिसे काम की जरूरत है या आवश्यकता है, को, यानी इन लोगों को जिनको काम का जरूरत है या जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया गया है। वर्ष में उसको 100 दिन काम दिया ही जाएगा अगर काम करना चाहता है। तो अगर काम नहीं दे पाता है सरकार, तो उसको 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता भी देगा, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता यानी उसको बैठे बैठे पैसा देगा, या तो काम देगा या बैठे बैठे पैसा देगा। सरकार का ये नियम है। तो इसके लिए पंजीकरण कराना होता है। नरेगा में देखे होंगे हर गांव में मनरेगा वर्कर, रोजगार सेवक आता है, वो रजिस्टर करता है, वहाँ के लोगों का नाम अपना रजिस्टर में चढ़ाता है और उन लोगों को रोजगार उसी के गांव में देता है। ये नहीं कि यहाँ आपके गांव का आदमी को कहीं और भेज देगा, उसको उसी के गांव में नौकरी मिलता है। और अगर काम नहीं दे पाता है तो बेरोजगारी भत्ता देता है सरकार। तो ये है नरेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप लोग इन सब पे नोट्स भी बनाया कीजिए। कभी और पूछना हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको लिंक में दे दूंगा, या फिर अभी मैं लिख भी देता हूँ। मेरा नंबर है 7209702605। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे दूसरे बच्चे भी पढ़ें। धन्यवाद।